नमस्कार मित्रों। अभी हाल ही में रिलायंस की जो कंपनी है जियो, जो कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके द्वारा ये घोषणा करी गई है कि 3 जुलाई से टैरिफ्स इंक्रीज करे जा रहे हैं। मतलब जो हम सर्विसेज लेते हैं उनके दाम इंक्रीज करे जा रहे हैं। पोस्टपेड टेलीकॉम सर्विसेज हों, प्रीपेड हों, सारे पैक्स के, किसी के कम किसी के कुछ ज़्यादा, करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 20% प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। अब इसके पीछे बड़े आम जनता में बवाल मचा हुआ है, परंतु ये क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, क्या कारण है, इस सब का मैं आपको अभी विस्तार पूर्वक बताता हूं। देखिए, है क्या कि ये जो टेलीकॉम बिजनेस है ना, ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है। कैपिटल इंटेंसिव कि मतलब इसमें बहुत पैसा लगता है, और एक बार जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह खड़ा कर लेते हैं उसके बावजूद भी पैसा लगता रहता है। नए नए टेलीकॉम टावर्स लगाने होते हैं, नई टेक्नोलॉजी होती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसको समावेशित करना होता है पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ, और नए नए हैंडसेट आते हैं, उनके साथ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है। टावर्स है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है, किराया देना पड़ता है, उनका उनका पावर कंजम्पशन होता है, तो ऑनगोइंग खर्चे बहुत होते हैं। तो और ये हर जगह है पूरे संसार में कि इसमें बहुत पैसा लगता है इस काम में, और लगातार लगता रहता है। उसके बावजूद भारत में जो चार्जेस हैं ये टेलीकॉम सर्विसेज के, इंटरनेट के और फोन के, ये विश्व में सब में कम है। यूरोप और अमेरिका और चाइना से तो खैर हम क्या तुलना करेंगे, आप इवन अफ्रीका से भी तुलना कर लें, जो कि भारत से बहुत गरीब देश है, वहां पर भी जो औसत हर ग्राहक पे करता है एवरेज, वो 300 रुपये है, 300 सवा 300, और भारत में वो करीब 180 रुपये के करीब है। अब ये टैरिफ्स बढ़ जाएंगे, उसके बाद भी वो 200 भी रुपये भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ग्राहक बहुत चालाक है, वो कम जीबी का करवाने लगेगा पे, व्हाट्सएप के थ्रू बात करने लगेगा, ये सब कारण है। ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज भले 20% हो रही है, परंतु टोटल जो रेवेन्यू है वो 10% भी बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है, उतना ही बढ़ेगा 10%। अब है क्या कि आपने देखा होगा, जब रिलायंस नहीं आया था उससे पहले हमें जीबी के हिसाब से ये रिचार्ज कराना पड़ता था अपना इंटरनेट, और 1 जीबी के दाम हुआ करते थे 150, 200, सवा 200, 250। फिर साहब रिलायंस की एंट्री हुई, तो उस समय बहुत सारी कंपनीज थी, शायद मेरे ख्याल से 5-6 कंपनी थी। 5-6 कंपनियों के बीच में जितना कंपटीशन होना चाहिए उसके बावजूद भी इतने चार्जेस महंगे थे। फिर रिलायंस ने पदार्पण करा इस क्षेत्र में, तो उनने ये समझ लीजिए दाम गिरा दिए। जो वो 1 जीबी के लेते थे, वो पूरे महीने के उनने कहा 2 जीबी रोज देंगे और उतने दाम में दे देंगे। शुरू में तो मेरे ख्याल से कुछ समय तो फ्री में ही दिया था, फिर दाम कम रखे थे, तो मेरे ख्याल से उनने जो डेटा के दाम 60-70 गुने कम कर दिए, और वॉइस तो फ्री में ही दे दी। तो टोटल मिला के कम से कम मैं सोचता हूँ कि 80-90-100 गुना फ्री कर दिया। अच्छा, तो साहब उनका क्यों इतना महंगा था, इनने ऐसे सस्ता कर दिया फिर भी ये फायदे में। कारण क्या होता है कि जब वो बहुत महंगा था तो लोग बाग बहुत कम इस्तेमाल करते थे, और जब ये सस्ता हुआ तो इसका इस्तेमाल एकदम बढ़ गया। जैसे ही ये रिलायंस ने लॉन्च करा, तो 1-2 साल के अंदर ही इसका यूसेज बढ़ गया 1000 गुना, कईयों गुना। मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, अभी मैंने उस पर रिसर्च नहीं करी है, परंतु कईयों गुना बढ़ गया। अच्छा, अब होता क्या है कि एक चीज होती है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब कोई बहुत बड़े स्केल पे होता है तो उसके प्राइस सस्ते हो जाते हैं। अच्छा, अब इसका यह मतलब है कि रिलायंस ने बहुत बड़े स्केल पे पहले अपना टेलीकॉम नेटवर्क बनाया, फिर पूरी इंडिया में उसे बहुत सस्ते उस पर लॉन्च करा। शुरू में थोड़ा बहुत घाटा भी हुआ, फिर जब धीरे धीरे, एक तो जब उसके बहुत ज़्यादा उपभोक्ता हो गए और दूसरी कंपनी गायब हो गई, उनने बाद में चुपके से अपना थोड़ा टेर भी बढ़ा लिया, वो तो फायदे में आ गया। ठीक है, परंतु इसकी उत्पत्ति उसी समय हो गई जब रिलायंस ने इतना बड़ा नेटवर्क डाला था।
जैसे कि जब ये रिलायंस ने नेट इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करा, उस समय उसने इन्वेस्ट करे $30 बिलियन। और कोई भी उद्योगपति इतना पैसा अपने पास से कभी इन्वेस्ट नहीं करता, वो ज़्यादातर कर्ज का होता है। अगर 30 बिलियन में से वो 5-6 बिलियन भी कर दे तो बहुत बड़ी बात है। 80-90% कर्ज होता है बैंकों का। अब वो इन्वेस्ट तो कर दिया, अब वो पैसा चुकाना भी था, और चुकाना है तो बैंक की ब्याज भी चल रही है, इधर टेलीकॉम का खर्चा भी चल रहा है। और एक इसमें जो सब में बड़ा कंपोनेंट है कि टेलीकॉम सेक्टर में टैक्सेस बहुत हाई हैं। टोटल मिला के आधे से आधा पैसा जो भी रेवेन्यू होता है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है, ठीक है, लाइसेंस फी के रूप में, स्पेक्ट्रम चार्जेस के रूप में, टैक्सेस जीएसटी वगैरह उन सब के रूप में। तो अगर कोई टेलीकॉम कंपनी आपसे 200 रुपये का अगर वो ले रही है तो समझ लीजिए 100 रुपये तो सीधे सीधे सरकार के पास चले गए। इस प्रकार करके 30 बिलियन तो उन्होंने 13 से 18 के बीच में इन्वेस्ट करा, और 18 से बीच के बीच में फिर जियो ने 30 बिलियन और इन्वेस्ट कर दिया, जो करना जरूरी था, क्योंकि आपको ध्यान हो उन्होंने सर्विसेज शुरू करी थी 4G से, फिर वो 5G पे आए, तो वो सब अपग्रेडेशन करना पड़ता है और आगे भी करना पड़ेगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ रहे हैं, 6G आएगा, और इसी कारण ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है अब तो करीब करीब डुओपोली बची है। वोडाफोन भी आईसीयू में भर्ती है, किसी भी समय वो ढह सकता है। तो इस पर 6-6.5 लाख करोड़ का कर्ज है टेलीकॉम इंडस्ट्री पे, जिसमें वोडाफोन पे अकेले पे 1 लाख करोड़ का कर्ज है। और उद्योगपति यही करते हैं, जब कंपनी उन्हें कर्जा लेके, बहुत बड़ा कर्जा लेके कंपनी खड़ी करी, अगर कंपनी फायदेमंद होती है तो उससे दूसरी कंपनियां डालते हैं, और जब कंपनी वो फायदेमंद नहीं होती है तो वो उस कंपनी को अपने हाल पे छोड़ देते हैं, कंपनी डूब जाती है, बैंकों को झटका लगता है। अब अगर वोडाफोन डूबती है, चलो उनकी तो थोड़ी बहुत रकम छोड़ेगी, वोडा आइडिया बिरला वालों की, और जो वोडा जो बाहर की कंपनी है, बाकी तो ये सारा हिट बैंक्स लेंगे, इसके एसेट है बिक जाएंगे, चलो कितने एसेट्स होंगे, 1 लाख करोड़ रुपया रिकवर नहीं होगा। तो अब ये रिलायंस को देखिए, ये पुराने पैसे का वो देना है, नया पैसा इन्वेस्ट करा है इसका देना है, ऑन गोइंग के लिए पैसा चाहिए, और टैक्सेस देने हैं गवर्नमेंट को। अब इसका जो सब में ज्यादा दुष्प्रभाव होता है, तो ये टैरिफ्स तो अभी इंक्रीज हुए हैं, अभी और होंगे, ये बात दूसरी है। बस इतना चलता है, सरकार ने कहा इलेक्शन तक रुक जाओ, तो वो इलेक्शन तक रुक गए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और एकदम नहीं, मतलब रोज रोज नहीं बढ़ेंगे, मालूम पड़ा फिर साल 2 साल में 10-20-25% बढ़ गए, क्योंकि वो जरूरत है। अब इसमें सरकार का रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जितना सरकार टैक्स इंडिया में लगाती है, इतना कहीं नहीं लगाती है। यूएसओएफ फंड है, उसमें 5% देना पड़ता है, और स्पेक्ट्रम चार्जेस हैं उनमें 3% जाता है, लाइसेंस में करीब चला जाता है 12%, एन्युटी बेसिस पे कैलकुलेट करो, स्पेक्ट्रम पे 28% चला जाता है। चार्जेस ही चार्जेस हैं, ये इसी का भी नहीं है, सब में आप यहाँ पर्सनल इनकम टैक्स के रेट देख लो, चार्ज इसके देख लो, गवर्नमेंट अंधाधुन टैक्सेस हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई कंपनी इतने सस्ते में तभी चल पाएगी, रिलायंस जैसी चल पाएगी, एक एयरटेल बची हुई है, जब वो बहुत बड़े पैमाने पे चलाए और बहुत सस्ता चलाए, वो सस्ता कुछ साल तो घाटे में चलाए, फिर वो हौले हौले फायदे में। इसीलिए सब कंपनी, छोटी छोटी कंपनी जो 5-6 कंपनी थी उस समय सब बंद हो गई है। इसका एक दुष्प्रभाव और है, जब ये होता है तो मालूम पड़ा कि अब 2 ही कंपनी बची हैं, 2 कंपनी तो डुओपोली, और कल को मालूम पड़ा इन दोनों में से भी एक चली जाए तो मोनोपोली। अब ये जो मोनोपोली होती है, ये भाई बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि मान लीजिए 2 कंपनियां, एयरटेल है और रिलायंस है, इतना कंपटीशन ही नहीं है। तो कंपटीशन नहीं है तो टेलीकॉम के क्षेत्र में कोई नई चीज लानी है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, अगर एक जना नहीं ला रहा और दूसरा भी नहीं ला रहा, तो उनको कहीं और से कंपटीशन ही नहीं है, उन्हें कोई ये तो है नहीं है कि 2 ही कंपनी है, अब बहुत ज्यादा बहुत कंपटीशन है, सब लाना पड़ेगा, नहीं तीसरी चौथी पांचवी कंपनी ले आएगी, हम पीछे रह जाएंगे। अगर दोनों के पास पैसा नहीं है तो दोनों नहीं ला रहे तो नहीं ला रहे, ठीक है। एक तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, दूसरे क्या होता है, इनिशियली तो प्राइस कम रहता है, अब मालूम पड़ा 2 ही लीडिंग कंपनीज हैं और दोनों ने एक
बिना बोला सहमति से कर लिया, दोनों को मालूम है एक दाम बढ़ाएगी तो दूसरी भी दाम बढ़ाएगी, किस कौन रहा है? उपभोक्ता। ज्यादा कंपटीशन में क्या होता है कि दाम कम होते हैं, क्योंकि अगर एक कंपनी ने बढ़ा दिया, दूसरी ने बढ़ा दिया, तो उपभोक्ता तीसरी चौथी पांचवी के बाद चले जाएंगे, तो वो ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। अब ऐसा कोई सिनेरियो ही नहीं है, दो कंपनी है, एक नागनाथ एक सापनाथ, या तो भाई उससे नहीं तो मुझसे लेना ही होगा। वोडाफोन की कोई पक्की नहीं है, वो तो कभी भी इट में गो बस्ट। ठीक है, दूसरा ये होता है। तीसरा एक नुकसान होता है मोनोपोली का, इनोवेशन के लिए कई बार कंपनीज वो पड़ जाती हैं, सुस्त पड़ जाती हैं नई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए। होता क्या है कि उनके पास कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता कंपटीशन का कि हम नई नई चीजें लाएं, हमेशा रेस में आगे बढ़ने दें। अब रेस में भागने वाला एक ही है, तो वो किससे आगे होगा? या दो है, और दोनों ही अगर थोड़ा सुस्त हो गए, दोनों ही थक के तो गलत चलने लगे, तो तीसरा चौथा पांचवा तो कोई है ही नहीं पीछे, तो पूरी ताकत से भागे। तो एक इनोवेशन, तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम है, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल बनता है। अब गवर्नमेंट भी मजे में, वो कहती है हमें पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, हम काहे को पैसा छोड़ें। और पैसे की जरूरत भी है भाई, ये रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, ये सब इसी से बन रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि अभी तो ये इंक्रीज हुआ है, अब ये लोग साल 6 महीने में भूल जाएंगे, फिर और इंक्रीज होगा, और ये मेरे ख्याल से 10-20%, 10-20% ये अगले हर साल 4-5 साल होता रहेगा, जब तक कि दाम दुगने न पहुंच जाए। तो ये इसकी सच्चाई है। इसी बात पे मैं अपना खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।